Hello students, I welcome you back to today's video lecture. We have been doing the chapter The Tiger King by Kalki, and we had completed the chapter in the last lecture, and today we will be discussing the question and answers which are given on page number 17 in your book Vistas. So the first question reads as follows. The story is a satire on the conceit of those in power. How does the author employ the literary device of dramatic irony in the story? So, as I had already told you about dramatic irony is the literary device which writers and dramatists use to make the readers aware of whatever is going to happen or the reality of whatever is happening on the stage in a drama or in a story. So this dramatic irony is basically a device used in theatre, but it is also now a recognized literary device, and it is used by authors in their stories and novels and different kind of literary works. Okay, so ड्रामेटिक आयरनी हम किसको बोलते हैं? जब रीडर्स को या जो ऑनलुकर्स होते हैं किसी भी ड्रामा के, उनको पता होता है कि क्या हो रहा है, उनको रियलिटी के बारे में एक अंदाज़ा होता है, बट द पीपल ऑन द स्टेज, द कैरेक्टर्स themselves are unaware of whatever is happening. So this is something which is known as dramatic irony, और इसको बहुत अच्छे से इस स्टोरी में एम्प्लॉय किया है काल्की ने. द स्टोरी इज़ अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर. सो ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट. वाई? बिकॉज इस स्टोरी में ऑथर ने क्या किया है? एक सटायर किया है, एक व्यंग्य किया है. किसके ऊपर? उन लोगों के ऊपर जिनके पास पावर होता है, जिनके पास अथॉरिटी होती है. ऐसे लोगों के अंदर क्या चीज़ आ जाती है? एक वेन प्राइड आ जाती है, एक वैनिटी आ जाती है, एक कंसीट आ जाता है. कंसीट क्या होता है? अपनी एक एरोगेंस होना, अपना एक घमंड होना. ओके, सो दिस वेन प्राइड, जो एंड में प्राइड जो हम जानते हैं दैट प्राइड गोज बिफोर अ फॉल. तो वो कोई भी इंसान हो, घमंड अगर वो करता है, सो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? प्राइड के बाद फॉल. वो इंसान कहीं ना कहीं धक्का खाता है. ही सफर्स बिकॉज ऑफ दिस एरोगेंस. सो दिस स्टोरी इज अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी? सो ड्रामेटिक आयरनी कैसे यूज हुई है, ऑथर ने कैसे की है? ही हैज़ टोल्ड द रीडर्स के महाराज के बारे में जो भी बातें हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर ने उनसे कहा, वो उसने हमको बता दिया, राइटर ने. नाउ इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं. रूमर्स जो होते हैं उनको कभी भी पूरी तरह बिलीव करना सही नहीं होता है, मगर ये जो राजा हैं, महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम, व्हाट ही डज, वो कम्प्लीटली हर एक बात को बिल्कुल गांठ मान लेते हैं. अगर वो कोई बात सुनी हुई भी, कोई बात अगर वो सुनते भी हैं रूमर्स के तौर पे, सो वो उसको भी कहीं ना कहीं बिलीव करने लगते हैं. और ये इनकी जो सुपरस्टिशियस बिलीफ है कि इनको 100 टाइगर्स मारने से इनका फियर ख़त्म हो जाएगा, देन ही विल हैव नो फियर इन फ्रॉम एनी टाइगर्स. ओके, सो ऑल दिस इज़ अ काइंड ऑफ सुपरस्टिशन कह सकते हैं, या एक ब्लाइंड फेथ कह सकते हैं, एक फॉल्स बिलीफ कह सकते हैं. सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मन की बनाई हुई बातें हैं. ओके, and this astrology is not something which is we should believe completely. Okay, astrology क्या है? It is a something जो लोग, चलिए ठीक है, कुछ हद तक बिलीव कर लेते हैं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर्स ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो हर किसी की लाइफ में सही साबित हो जाता है. ओके, सो इट इज़ समथिंग जो हमको ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जानी चाहिए. बट दिस महाराज ही टेक्स इट वेरी सीरियसली, और
उनके अंदर ये एरोगेंस आ जाता है और फिर वो ऐसे ऐसे काम करते चले जाते हैं, अपनी जनता का ख्याल नहीं रखते, अपने घर वालों का ख्याल नहीं रखते. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट दे आर अ रिजल्ट ऑफ हिज एरोगेंस. और हमको समझ में आता है कि आने वाले टाइम में इनका बहुत एक सैड एंड होगा. ओके, एक महाराज का एक बहुत ही सिंपल से रीज़न से डेथ हो जाना, जबकि वो इतने बड़े बड़े चीज़ों को अकॉम्प्लिश कर रहे थे. ओके, सो ही वॉज डूइंग ऑल दीज ग्रेट एक्ट्स विच वर इन टर्न वेरी वेरी फूलिश. सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ड्रामेटिक आयरनी है कि ये हमको पता है कि राजा क्या कर रहे हैं, राजा फूलिशनेस कर रहे हैं. ही इज़ नॉट डूइंग द करेक्ट थिंग बाय निगेटिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ करके, उनका जो कर्तव्य है अपनी जनता के लिए, उसको छोड़ करके ये इस काम में जो एंगेज हो जाते हैं. सो ऑल दिस वी नो, बट द महाराज इन द स्टोरी डजंट नो ऑल दिस. सो दिस इज ड्रामेटिक आयरनी और इसको पूरे स्टोरी में बहुत अच्छे से राइटर ने एम्प्लॉय किया है. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन सेज, what is the author's indirect comment on subjecting innocent animals to the willfulness of human beings? So author क्या कमेंट कर रहे हैं एक तरह से इस चैप्टर के थ्रू कि ह्यूमंस जो हैं वो एनिमल्स पे कितना जुल्म करते हैं. हाउ वी यूज़ द एनिमल्स फॉर आवर नीड्स एंड फॉर जस्ट आवर विम्स. समटाइम्स हम उसको गेम की तरह यूज़ करते हैं एनिमल्स को. पहले ऐसा ज़्यादा होता था, अब ज़्यादा एनवायरनमेंट के थ्रू लोगों के अंदर जागरूकता आ गई है दैट वी हैव टू सेव आवर प्लानट, वी हैव टू सेव द वाइल्ड लाइफ, वी हैव टू सेव द फ्लोरा एंड फौना. तो इस वजह से अब ये रोक लग गई है जानवरों को मारने पे, बिकॉज एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट होने लगे हैं, एंडेंजर हो गए हैं कितने सारे. ओके, सो ऑल दिस हैज़ रिजल्टेड टू दीज लॉज एंड रूल्स जो अब हमें ये सब काम करने पे पनिश करते हैं, पेनाल्टी लगाते हैं. बट ऐसा पहले नहीं होता था. और वाइल्ड एनिमल्स जो थे उनको बहुत आसानी से कोई भी मार लेता था. एनिमल्स को लोग बांध करके अपने काम में लगा लेते थे. सो विलफुलनेस जो है, ह्यूमन बींग्स अपने विल के हिसाब से इनोसेंट जानवरों को क्या करते आए हैं, हमेशा से उन पे जुल्म करते आए हैं. सो इस चैप्टर में भी हमको ये देखने को मिल रहा है दैट जस्ट फॉर नो फॉल्ट ऑफ द टाइगर्स, इतने सारे टाइगर्स की जानें चली गई, इतने सारे टाइगर्स में भी टाइगर की स्पीशीज़ एंडेंजर हो गई ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से. ओके, सो ये सारे हमको अकाउंट में लेनी है चीज़ें. और ऑथर का ये जो चैप्टर है इट इज़ इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट हाउ वी ह्यूमंस हैव ट्रीटेड एनिमल्स till now and what is our responsibility now to save those animals which we have not properly treated for a very very long time. Okay, now question 3, how would you describe the behavior of Maharaja's minions towards him? Do you find them truly sincere towards him, or are they driven by fear when they obey him? Do we find a similarity in today's political order? So question बोल रहा है that राजा जो है, महाराज जो हैं, उनके जो मिनियंस हैं उनका बिहेवियर कैसा है राजा के प्रति. So what is a minion? A minion is a person of not very much importance. ठीक है, वो मिनियंस जो होते हैं वो ओबे करते हैं किसी एक पावरफुल रूलर को, ऐसे लोगों को मिनियंस बोलते हैं, सर्वेंट्स. ओके, अनइम्पॉर्टेंट पीपल. तो महाराज के जो सर्वेंट्स हैं, उनके जो नीचे उनके जो वर्कर्स हैं उनके पैलेस में, उनका बिहेवियर महाराज के प्रति कैसा है? डू यू फाइंड देम सिंसियर ट्रूली? ठीक है, क्या वो महाराज के लिए बिल्कुल सिंसियरली अपने सब काम करते हैं बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू ओबे हिम, और आर दे ड्रिवन बाय फियर, या फिर वो डर के हर काम करते हैं? सो दोनों चीज़ों में फ़र्क है. ओके, एंड डू वी फाइंड अ सिमिलैरिटी इन टुडेज पॉलिटिकल ऑर्डर? सो इस चैप्टर में हम देखते हैं दैट महाराजा के जो सर्वेंट्स हैं वो उनके प्रति लगाव उतना उनको नहीं है, उनको राजा के लिए उतना ना रिस्पेक्ट है, ना उनसे लगाव है, ना उनके लिए कोई काइंड ऑफ अफेक्शन है. दे आर जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ फियर कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो महाराज उनके ऊपर बहुत सारे पाबंदी लगा देंगे, उनको जॉब से निकाल देंगे. ओके, सो जैसा कि उन्होंने दीवान से कहा, व्हेन दीवान वांटेड टू टेल हिम कि टैक्स डबल ना करें वो बिकॉज पब्लिक को प्रॉब्लम होगी, सो राजा ने क्या कहा कि इन दैट केस यू मे
रिज़ाइन, तो उन्होंने दीवान को ही रिज़ाइन करने को कह दिया। सो ये जो अनइम्पॉर्टेंट पीपल हैं, जो नीचे के वर्कर्स हैं महाराज के, वो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। सो एज अ रिज़ल्ट वो लोग जो हैं वो भी महाराज को बहुत आउट ऑफ लव उनकी सर्विस में नहीं है, बट दे आर देयर आउट ऑफ फियर। नाउ डू वी फाइंड अ सिमिलैरिटी इन टुडेज पॉलिटिकल ऑर्डर? तो ये जो अपने सुपीरियर के सामने सबमिसिव बिहेवियर रखना आउट ऑफ फियर, ये जो चीज़ है सर्वेंट और मास्टर के बीच, क्या ये हमें आज की पॉलिटिकल सिचुएशन में भी दिखती है? तो ये आपको सोचना है। डू यू फाइंड एग्जाम्पल्स इन टुडेज पॉलिटिकल सिनेरियो जहाँ पे एक वर्कर या एक नीचे की पोजीशन का आदमी अपने सुपीरियर पोजीशन के बॉस से या सीनियर मिनिस्टर से या किसी हायर ऑफिशियल से डर रहा हो और तब वो उनके काम कर रहा हो? सो ऐसे एग्जाम्पल्स हमें हर ज़माने में मिलते आए हैं, एंड इवन टुडे in the political scenario, if you find, we will find examples of this kind of relation between the master and the worker. Okay, so now the question 4 says, can you relate instances of game hunting among the rich and the powerful in the present times that illustrate the callousness of human beings towards wildlife? So game hunting, what is game hunting? Game hunting is hunting wild animals just for the sake of pleasure. ओके, जो रिच लोग होते हैं जनरली वो ये सब करते हैं। दे गो आउट जस्ट फॉर पासिंग देयर टाइम एंड दे शूट एनिमल्स विद गन्स और वट एवर दे हैव, ओके, एंड दे जस्ट डू इट आउट ऑफ फन। उनको ना ही उससे कोई उसको कलेक्ट करना है और ना ही उनको उसको मे बी कुक करके खाना है, ना ही उनको इतनी भूख लगी है कि वो उसी को खाएंगे। सो ये सारी अगर ये सारे रीजंस होते भी हैं, सो इट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज वाइल्ड लाइफ की भी एक अपनी फ्रीडम होती है एंड दे ऑल्सो हैव इक्वल राइट्स टू द प्लानट। ओके, सो दिस गेम हंटिंग इज़ नॉट समथिंग वेरी प्रॉपर, और अब ये बैन हो गया है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि क्या आप अभी भी ऐसे सिनेरियोज देखते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं? इफ़ येस, देन यू हैव टू write them down or relate them or think about them. Okay, now the last question says, we need a new system for the age of ecology, a system which is embedded in the care of all people and also in the care of earth and all life upon it. Discuss. So the last question is taking our attention towards the entire planet, and ये हमको क्या पूछ रहा है, या द क्वेश्चन इज सजेस्टिंग दैट हमको अब इस न्यू एज ऑफ इकोलॉजी के लिए, ये जो हमारी जो अब की दुनिया है, इसके लिए वी नीड अ न्यू सिस्टम। डू यू थिंक सो? ठीक है, कि हमको हर चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक न्यू सिस्टम चाहिए, अ सिस्टम विच इज़ एम्बेडेड इन द केयर ऑफ ऑल पीपल एंड ऑल्सो इन द केयर ऑफ द अर्थ एंड ऑल लाइफ अपॉन इट। तो पहले जो सिस्टम चलता आ रहा था अभी तक, वो क्या था? वो ये था कि ह्यूमंस हर चीज़ को, अर्थ पे जो भी चीज़ें पाई जाती थी, सबको ह्यूमंस यूज़ करते थे अपने बेनिफिट्स के लिए। ओके, सो दिस वाज द सिस्टम जिसमें ह्यूमंस अपने आप को बिल्कुल डोमिनेंट क्रिएचर समझते थे, सबसे टॉप मोस्ट क्रिएचर समझते थे, और वो बाकी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते थे। सो ये जो सिस्टम था, इट रिजल्टेड इन ऑल अदर एनिमल्स एंड ऑल अदर स्पीशीज़ गेटिंग एंडेंजर्ड। बाकी जो बींग्स थे इस प्लानट पे, उन सबको बहुत नुकसान हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो नाउ वी नीड अ सिस्टम after all the awareness, green awareness about the saving the environment and all kinds of green brigades. Okay, so now हमारे अंदर ये चीज़ आनी चाहिए, एक न्यू सिस्टम हमको डेवलप करना होगा जिसमें सिर्फ ह्यूमंस ही अपना ध्यान न रखें, बल्कि ह्यूमंस बाकी बींग्स का भी ध्यान रखें। अब वो चाहे जितनी छोटी एग्जिस्टेंस की चीज़ हो या सबसे बड़ी एग्जिस्टेंस की चीज़ हो, वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द बींग्स ऑन दिस प्लानट, बिकॉज वी आर नॉट देयर मास्टर्स, वी आर देयर पार्टनर्स ऑन द प्लानट। ओके, सो हमको पूरे अर्थ को ध्यान में रखना है। So this chapter is in a kind of way, and this question most importantly is telling us to go back to the chapter which we did maybe in the last year,
ऑफ योर स्टडीज़ दैट वाज द एलिंग प्लैनेट, जिसमें हमको ये बताया गया कि कैसे हमको अर्थ पे अपना फोकस अब लाना है. एंड अर्थ इज़ एन एलिंग प्लैनेट जिसको हमने बीमार कर दिया बिकॉज ऑफ आवर एक्शंस, एंड नाउ इट इज़ आवर ओन ड्यूटी टू सेव द प्लैनेट. बिकॉज अगर प्लैनेट सही नहीं रहेगा, अगर प्लैनेट मर जाएगा, सो वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव आइदर. ओके, सो अब हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा है कि हम बायोडाइवर्सिटी को सेव करें, एनिमल्स को सेव करें, ट्रीज एंड प्लांट्स और फ्लोरा और फौना, हर चीज़ को सेव करें. ओनली देन विल वी बी एबल टू सेव आवर ओन लाइव्स. ओके, सो दिस इज़ इट. ये पूरा चैप्टर था. एंड ये क्वेश्चन एंड आंसर्स के अलावा भी और क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं. सो प्लीज़ ट्राई टू थिंक अबाउट देम एंड राइट देम डाउन, make notes and read the chapter again and again. We will start with a new chapter in the next lecture. Until then, thank you and see you.